कभी देखी गोलवलकर की जयंती? देखिए, पूरा देश गोलवलकर के हाथ में है आज। हेगड़ेवार आपके नजदीक ही है, नागपुर में। तिलक, आगरकर, सावरकर, कभी इनकी जयंती का डीजे देखा आप लोगों ने? एक साल भी इन्होंने जयंती नहीं मनाई, पूरा देश हाथ में ले लिया। हम हर साल जयंती मना रहे हैं, सादी सरपंच ग्राम पंचायत हमारे हाथ में नहीं। आज हमारे शिक्षा के अधिकार, हमारे नौकरियों के अधिकार, हमारे सैलरी के अधिकार कौन देता है? किस ग्रंथ में ये सारे अधिकार है? संविधान में है। उस समय 200 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री की एंट्री बंद हो गई। 200 साल। आज मुझे बताओ, संविधान को 74 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, आजादी के 75 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 73 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान फल फूल रहा है या खत्म हो रहा है? बताओ मुझे। संविधान बहुत बढ़ रहा है, फैल रहा है, संविधान के एक एक आर्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, संविधान के एक एक आर्टिकल मजबूत होते जा रहे हैं, या संविधान के एक एक आर्टिकल खत्म होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। आर्टिकल 21C, बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि इस देश में शिक्षा की जिम्मेदारी केवल और केवल राज्य की होगी। शिक्षा का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। आर्टिकल 21C। बताओ कितने लोगों के बच्चे यहां पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? 2, 3। मेरी खुद की बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, उनके परिवार के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 21C लागू है? 0। आर्टिकल 340, 341 कि इस देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को रिजर्वेशन होगा। निर्मला सीतारमण 2 साल पहले संसद में खड़े होकर कहती है कि हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं। जब पब्लिक सेक्टर ही बिकेंगे, आप लोगों को नौकरी कहां लगेगी? नौकरी है? मैं सिर्फ एजुकेशन और सैलरी के ऊपर ही बात कर रहा हूं, बाकी के आर्टिकल्स नहीं पकड़ रहा हूं। जिस संविधान के वजह से हमको एजुकेशन मिल रहा है, जिस संविधान के वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं, क्या वो 2 आर्टिकल आज सुरक्षित है? नहीं है। वही सवाल जो बाबा साहब ने 1941 में पूछा था कि अंग्रेजों के वजह से हमें शिक्षा का अधिकार मिला, अंग्रेजों के वजह से हमें नौकरी का अधिकार मिला, तो उस शिक्षा का इस्तेमाल, उस नौकरी का इस्तेमाल हमने अपने समाज के लिए क्यों नहीं किया? वही सवाल आज भी बाबा साहब हमें पूछ रहे हैं कि 72 इयर्स के संविधान के वजह से तुमको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिल गया है, तुमको पगार, सैलरी का अधिकार मिला है, तो इस पगार का इस्तेमाल, इस एजुकेशन का इस्तेमाल तुमने अपने समाज के लिए क्यों नहीं किया? क्या संविधान खत्म होने की वेट कर रहे हो? संविधान खत्म होने की वेट कर रहे हो? बाबा साहब ने तुम्हें एजुकेशन अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए नहीं मिलवा कर दिया है। उस स्कूल में बाबा साहब ने इसलिए तुमको एंट्री नहीं दी कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं शादी करके अपने बीवी बच्चों को पालूं, इसलिए बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठकर तुमको स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं देकर गए। उस एजुकेशन का इस्तेमाल तुम्हारे समाज के लिए हो, इसलिए बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठकर आपको स्कूल के अंदर बिठवाने का इंतजाम करके गए हैं, ताकि उस एजुकेशन को लेकर
हम अपने समाज को जागरूक करें। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन बाबा साहब ने किया और उसका ब्रीद वाक्य दिया, टू एजुकेट। हमारा काम क्या है? टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गनाइज। मराठीत याचं भाषांतर काय होतं जरा सांगा, माझी मराठी जरा कच्ची आहे। पीछे से रिप्लाई आ गया। संगठित हुआ, संघर्ष करा। शिका, संघर्ष करा, संगठित हुआ। बराबर है? कोई गलती नहीं कर रहा, कभी नहीं कहा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में ये कभी नहीं कहा कि शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा, कदीच नहीं बोले। आज भी आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेशन डालो, टू एजुकेट, नहीं शिक्षित, वहां पर नहीं सांगितलं। व्हाट डू यू मीन बाय टू एजुकेट? टू एजुकेट का मतलब है शिक्षित व्हा नाही, शिक्षित करा। जो अनपढ अडाणी समाज गावाकुसा बाहेर राहतो, जो शाळेत जाऊ शकत नाही, कॉलेजला जाऊ शकत नाही, आमचं कर्तव्य आहे त्यांच्यापर्यंत जाणं आणि त्यांना शिक्षित करणं। आम्ही काय करतो? शिक्षित व्हा। बाबासाहेब म्हणाले शिक्षित व्हा। मी 10वी केली, 12वी केली, ग्रॅज्युएशन केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, आयएस झालो, आयपीएस झालो, डॉक्टर झालो, इंजिनियर झालो, लग्न केलं, मुलं बाळं काढली आणि बस माझ्या शिक्षणाचा उपयोग त्या दोघांपुरताच केला। यासाठी बाबासाहेबांनी शिक्षणाचे दरवाजे आमच्यासाठी खुले केले। बाबासाहेब म्हणाले 10वी पास व्हा, 12वी पास व्हा, ग्रॅज्युएशन करा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करा, डॉक्टर व्हा, इंजिनियर व्हा आणि आठवड्यात एक दिवस त्या लोकांपर्यंत जा आणि त्यांना शिक्षित करा, त्यांना त्या मार्गावर घेऊन या। मी बाबासाहेबांचा एक किस्सा सांगतो। बाबा साहब का एक किस्सा बताना चाहता हूं। क्यों बाबा साहब हमें शिक्षित करने के लिए कह के गए? क्या होगा इससे? लॉ मिनिस्टर या लेबर मिनिस्टर जब बाबा साहब थे, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन भी बाबा साहब की वजह से है इस देश में। एमपीएससी, यूपीएससी जिसको आप बोलते हो, इसी परीक्षा को एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा पास कर गया। और जब बाबा साहब को पता चला कि हमारा एक बच्चा पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम पास हो चुका है, अब वो कलेक्टर बनेगा, तो बाबा साहब को दिल्ली में खुशी हुई कि चलो हमारा एक बच्चा आईएएस बन गया। तो बाबा साहब ने एज अ लॉ मिनिस्टर उसको न्योता भेजा कि एक बार आके मेरी मुलाकात करो। अब उस बच्चे को इतना बाबा साहब के बारे में पता नहीं, तो उसको लगा लॉ मिनिस्टर अगर मुझे बुला रहा है तो शायद उनके काम के लिए, उनके पार्टी के लिए, उनके संगठन के लिए शायद मुझसे कुछ फंड उनको चाहिए होगा। होता है ना, नया नया कलेक्टर बना तो कोई ना कोई तो कुछ तो पैकेट मांगता है। तो उसको लगा कि बाबा साहब उनसे कोई पैकेट मांगने के लिए बुला रहे। तो ये लड़का उस इंटेंशन से बाबा साहब को मिलने गया। बाबा साहब दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगलों पर अपनी कुर्सी पर पेपर पढ़ रहे थे, उतने में वो बच्चा आया। बाबा साहब ने पेपर हटाया, बाबा साहब को पता चल गया कि यही वो बच्चा है। बाबा साहब ने कहा कि तुम अभी आईएएस बने हो? उसने कहा तुम्हें अभी लाल बत्ती की गाड़ी भी मिलेगी। ने कहा हाँ, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी। तुम एक काम किया करो, संडे के दिन महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जब भी तुम्हें समय मिले, अपने उस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जिस गली में तुम रहा करते थे वहां पर उस गाड़ी में बैठकर एक चक्कर लगाकर आया कर। लड़के ने कहा ठीक है। और फिर बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने के लिए बिजी हो गए। पेपर पढ़ने के बाद 20-25 मिनट के बाद जब बाबा साहब ने पेपर रखा, बाबा साहब ने देखा वो लड़का वैसे ही खड़ा है। बाबा साहब ने कहा क्या है, क्यों खड़े? लड़के ने कहा कि बाबा साहब आपने मुझे बुलाया था ना, शायद आपको कुछ। बाबा साहब को पता चल गया कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने उस बच्चे को पूछा कि तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा
कि तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बस्ती में जाकर एक चक्कर लगाकर आया करो। ऐसा क्यों कहा पता है आपको? बच्चे ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा मुझे क्यों कहा। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन तुम अपने लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपने बस्ती में जाओगे, अपनी गली में जाओगे, और जैसे ही तुम्हारी गाड़ी उस बस्ती में एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, कुछ औरतें वहां पर कपड़े धो रही होगी। बस्ती की औरतें कपड़े धोते धोते तुम्हें देखेगी, सोचेगी ये कल तक तो हमारे गली में खेला करता था, आज लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ गया। तुम्हारी गाड़ी जैसे ही आगे जाएगी, कुछ औरतें बर्तन मांज रही होंगी, झाड़ू लगाती होंगी, कुछ ना कुछ काम करती होंगी। वो काम करते करते तुम्हें देखेगी, और वो काम करने वाली हर स्त्री झाड़ू लगाते लगाते, बर्तन मांजते मांजते, कपड़े धोते धोते यही सोचेगी कि कल तक ये जो बच्चा हमारे बस्ती में यहां पर खेला करता था, अगर ये कलेक्टर बन सकता है तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। ये आशा और विश्वास उसके दिल में पैदा हो। अब मुझे बताओ, हमारे बच्चे बस्तियों में से निकलकर आईएएस बन रहे, आईपीएस बन रहे, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, कलेक्टर बन रहे, लेकिन क्या वो लाल बत्ती की गाड़ी फिर से हमारे बस्ती में आ रही है? हमारे लोग फिर से अपने उस समाज में नहीं जाना चाहते जहां से वो आए, और बाबा साहब हमें कह रहे हैं कि वहां जाना है, वहां पर जाना है। बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से आज हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला है। हम लोग अपने आप को, कई सारे लोग अभी यहां कह रहे थे आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर, आप लोगों में भी कई सारे बैठे होंगे किनके तो हम लोगों ने सत्कार भी यहां पर किया। हम अपने आप को अब नए नाम देना शुरू हो गए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट। क्या नाम देकर गए पता है बाबा साहब? 18 मार्च 1956 आगरा की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर हमें कहकर गए कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। जिन्हें आज हम लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कह रहे हैं, बाबा साहब कहते धोखेबाज है। मेरे आंदोलन की वजह से पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला, मेरे आंदोलन की वजह से नौकरी करने का अधिकार मिला, और आज जब मेरा आंदोलन चलाने की बारी आ रही है तो घर में जाकर बैठ गए हैं। धोखेबाज है, धोखेबाज। बाबा साहब के साथ उस समय बैरिस्टर हुआ करते थे, डॉक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर भी बाबा साहब क्या कहते हैं? मी लांब लांब पर्यंत नजर टाकून बघतो तर माझी चळवळ चालवणारा एकही युवक मला दिसत नाही। काय खंत असेल शेवटी जाताना, काय काय दुःख होतं माहित आहे? बाबासाहेब नानकचंद्र तुला म्हणतात, तू एवढ्या मोठ्या तंबूचा, हा सगळा तंबू मी इथं एवढा मोठा उभा केलाय, या सगळ्या तंबूचा मी एकटाच खांब आहे रे, मला झोप येत नाही हा विचार करून की उद्या हा खांब पडला तर माझ्या समाजाचं काय होईल। आपल्या मुलासाठी रडत नव्हते, पुतण्यासाठी रडत नव्हते, सविता माईंसाठी रडत नव्हते, कुणासाठी रडत होते? तुमचं काय होईल? 5 डिसेंबर 1956 रात्री 2 वाजेपर्यंत काय करत बसले होते बाबासाहेब? काय करत होते सांगा? माहितीये कुणाला? रात के 5 दिसंबर 1956 के रात के 2 बजे तक बाबा साहब अपने परिवार के लिए विल नहीं तैयार कर रहे थे कि मेरे बेटे को इतनी जमीन, मेरे नेफ्यू को इतनी जमीन। दोनों के अलावा कोई था नहीं उनके पास, परिवार इतना ही था। बाबा साहब अपने प्रॉपर्टी की विल तैयार नहीं कर रहे थे। मेरे जाने के बाद मेरा समाज बुद्ध के धम्म को सही से पालन करे, इसलिए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पूरा कर रहे थे, तुम्हारे लिए ग्रंथ पूरा करके जा रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने धम्म का पालन सही से करना चाहिए, सही से करना चाहिए, इसलिए ग्रंथ तैयार कर रहे थे।
मैडम ने कहा कि हम लोग 3 महीने पढ़ते हैं। वर्षावास, जिस बाबा साहब ने जिस धर्म से हमें बाहर निकाला, हमने बुद्ध के धम्म को नहीं स्वीकारा, बुद्ध के धम्म को ही धर्म बना दिया। धर्म के खिलाफ है बाबा साहब। जिस धर्म के खिलाफ है बाबा साहब, उसी धम्म को हमने धर्म बना दिया। काय करतो माहित आहे? बुद्ध आणि धम्म असा पोती म्हणून उघडतो आणि मग 3 महिने वर्षावास म्हणून एक एक पान रटतो। अरे तो काय पवित्र ग्रंथ आहे? कुराण आहे? बायबल आहे? काय आहे? तो रोज वाचला पाहिजे। आम्ही पाऊस पडायची वाट बघतो, वर्षावास सुरू होईल मग आम्ही धम्मग्रंथ काढू, मग तो बाहेर काढू आणि 3 महिने पोपटासारखं वाचू। काय वाचलं माहिती नाही। त्याच बुद्ध आणि धम्मामध्ये पार्ट 4 आहे, रिलीजन अँड धम्म, धर्म आणि धम्म। आम्ही ते वाचतोय आणि पुढे जातो। बाबासाहेब सांगतायत की हा बुद्धाचा धम्म धर्म नाही। धर्मात देव आहे, धर्मात आत्मा आहे, धर्मात पूजा आहे, धर्मात कर्मकांड आहे। बुद्धाच्या धम्मात हे काही नाही। हे वाचूनही आम्ही बुद्धाच्या धम्माला धर्म करून टाकलं। अशा पद्धतीने बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट भी हम लोग खड़ी नहीं कर पा रहे। ना बुद्धिस्ट मूवमेंट खड़ी कर पा रहे, ना बाबा साहब की पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी कर पा रहे, ना बाबा साहब की इकोनॉमिक्स मूवमेंट खड़ी कर पा रहे, ना एजुकेशन मूवमेंट खड़ी कर पा रहे। 72 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हे कोणत्या तरी कॉलेजचं ऑडिटोरियम आहे ना? है ना? कॉलेजचंच ऑडिटोरियम आहे, डीएव्ही कॉलेज। 72 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधानाचा 72 वर्ष उपभोग घेऊन, या संविधानातून 72 वर्ष सॅलरी घेऊन, या संविधानातून 72 वर्ष शिक्षण घेऊन आम्हाला आमचे कार्यक्रम कुणा परक्याच्या शाळेच्या ऑडिटोरियम मध्ये घ्यावे लागतात। कुणासाठी घेतलंय एज्युकेशन? कधी आरएसएसच्या शाखेमध्ये काय शिकवलं जातं कुणाला तरी माहित आहे का? माहित आहे कुणाला तरी की आरएसएसच्या शाखेमध्ये काय शिकवलं जातं? कुणालाही माहिती नाही। आणि आम्ही काय प्लॅनिंग करतोय, काय विचार करतोय, रस्त्यावर माईक लावून सांगत बसतो का? 72 वर्षात पूर्ण भारतामध्ये आम्ही स्वतःचे कार्यक्रम एकदम बंदिस्त घेऊ असं एकही ठिकाण आमच्याकडे नाही। कुठे गेला पगार? कुठं गेलं शिक्षण? आमच्या पगारावर कुणाचा अधिकार आहे? हायकोर्टाच्या जज पदाची ऑफर आली बाबासाहेबांना। जज के पोस्ट की ऑफर बाबा साहब को आई कि बाबा साहब आप जज बनिए। 18व्या खंडात पार्ट 3 मध्ये बाबासाहेबांचं याच्यावर संपूर्ण माहिती है। बाबा साहब लिखते हैं कि अगर मैं इस जज के पोस्ट को कबूल करूं, एक्सेप्ट करूं, तो मुझे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक उस कोर्ट के एक रूम में बैठकर लोगों के झगड़े छुड़वाने पड़ेंगे और लोगों को न्याय देना पड़ेगा। अगर आज मैं ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मेरे समाज को कौन न्याय देगा? माझ्या समाजाला कौन न्याय देईल? इस समाज को न्याय देने का मौका मिले, इसलिए बाबा साहब ने जज पद के कुर्सी को भी ठुकरा दिया। वो एक नौकरी बाबा साहब ने ठुकराई, ऐसे तो कई सारे नौकरियां ठुकराई, लेकिन वो एक नौकरी ठुकराने की वजह से हमारे लिए लाखों नौकरियां खुली हो गई। ये केवल बाबा साहब के नौकरी ठुकराने की वजह से हमें नौकरियां मिल गई। तुम्हारे सैलरी पर तुम्हारे माँ, पिता, पति, पत्नी, इसका अधिकार पहले नहीं है, पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अधिकार है। उन्होंने तुम्हारे लिए नौकरी के दरवाजे खोले, एजुकेशन के दरवाजे खोले, और इसी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने,
मेरी खुद की क्वालिफिकेशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्शन में 83% में पास हूं, पीएचडी इन फाइनेंस। इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर मैं इस पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ मेरी बेटी और मेरी बीवी के लिए करता हूं तो मैं धोखेबाज हूं, मैं धोखेबाज हूं। और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूं, बैलेंस शीट्स होती है हमारे इसमें, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, और इसलिए मैंने अपने जीवन की बैलेंस शीट जब मेरी बनेगी, जब मेरा जीवन काल खत्म होने आया होगा और मेरे जीवन की जब बैलेंस शीट बनेगी, तब मैं अपने आप को धोखेबाज के साइड में अपना नाम दर्ज नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं आप लोगों के सामने, मेरे दोस्तों ने 2010 में मैं शायद एमबीए हुआ, अभी मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। जब मेरे दोस्तों ने ये कहा कि इतनी परसेंटेज लेकर आप पास हुए हो, इतनी अच्छी, उस समय 2010 में जापानीज बैंक में मुझे एक 8 लाख रुपए का सालाना 11 मंथ का पैकेज होता है, 11 मंथ्स का 8 लाख का उस समय का, 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड, ये मुझे ऑफर हुआ। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए तैयारी शुरू की। मतलब मेरे पिता का एक ही रिक्वेस्ट थी कि इतनी पढ़ाई की है, आगे की जो पीएचडी की थीसिस है वो कोई भी टॉपिक बाबा साहब के ऊपर चुन लो और उसके ऊपर पढ़ाई। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स में बाबा साहब की जो इकोनॉमिकल थॉट्स है उसके ऊपर पीएचडी किया जाए। अब बाबा साहब के इकोनॉमिकल थॉट्स को पढ़ने के लिए बाबा साहब को तो पढ़ना पड़ेगा। चांगदेव खैरमोडेंची पुस्तकं वाचली, धनंजय कीर वाचले, और फिर बारी आई डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, annihilation of caste, what Congress and Gandhi have done to the untouchables, the Buddha and his Dhamma, Buddha and Karl Marx, who were Mahas, waiting for visa। ये सारी जब बाबा साहब की थीसिस, एसेस, बुक्स, किताबें जब ये पढ़ी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और जब बाबा साहब हमारे लिए क्या कहकर गए हैं, किस तरह का जीवन बाबा साहब को मिला, किस तरह बाबा साहब के बच्चे मरे हैं, ये सारा इतिहास जानने के बाद मैंने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने ये तय किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। और इसी किताब को, इन्हीं बाबा साहब की किताबों को पढ़ के मैं और एक पर्सनल चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो नाम है राजरत्न, महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच लोकांना माहित आहे की हे बाबासाहेबांच्या सगळ्यात लाडक्या मुलाचं नाव आहे। राजरत्न हा बाबासाहेबांचा सगळ्यात लाडका मुलगा होता। 2.5 वर्षाचं आयुष्य त्याला लागलं। जुलै 1926 ला त्याचं निर्वाण झालं, त्याचं निधन झालं। हा राजरत्न कोण, माझं नाव राजरत्न का, ह्याबद्दल मला तीळ मात्र ही माहिती नव्हती। बल्कि मैं अपने पिता से हमेशा लड़ाई करता था, किती जुनं पुरानं नाव ठेवलंय माझं राजरत्न। कोणी राजरत्न बोलत नाही, काही नाही, कोणी रतन म्हणतं, कोणी राज म्हणतं, कोणी काही म्हणतं, कसलं जुनं पुरानं नाव ठेवलं माझं। अख्खं आयुष्य मी माझ्या वडिलांशी म्हणजे कॉलेज लाईफ पर्यंत भांडायचो। वडील म्हणायचं, अरे तुझं नाव बाबासाहेबांच्या सगळ्यात लाडक्या मुलावर आहे आणि म्हणून तुझं त्याच्या आठवणीवर तुझं नाव ठेव। हा राजरत्न मला सापडला चांगदेव खैरमोडेंच्या दुसऱ्या खंडामध्ये। एक 1.5 पानांचं वर्णन आहे याचं, 1.5 पानांमध्ये बाबासाहेबांचं याच्याबद्दल लिहिणं आहे। क्या लिखते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब लिखते हैं कि जब ये 2.5 साल का हुआ, अब यहाँ पर लेडीज बैठी हुई है, माताएं बैठी है, 2.5 साल का बच्चा आपको पता है वो चलने लगता है, भागने लगता है, खेलने लगता है। बाबा साहब कहते हैं कि जब ये 2.5 साल का हुआ तब मैं इसे खेला करता था, इससे बातें करता था। और बातें करते हुए बाबा साहब कहते कि देख तू मेरा शेर है, तू एक लड़ाकू घर में पैदा हुआ है, तुझे बड़ा होने के बाद
बहुत बड़े काम करने हैं, मेरा अधूरा रहा हुआ काम तुझे पूरा करना है। ये बाबा साहब उस 2.5 साल के बच्चे से बात करते थे। ये लिखा है बाबा साहब। और इसी बच्चे को जब ये 2.5 साल का हुआ तब इसे हो गया डबल निमोनिया। इसे डबल निमोनिया हो गया। बाबा साहब लिखते हैं कि उस समय हमारी आर्थिक हालत थोड़ी अच्छी होने लग गई थी, हमारे पास कुछ पैसे बचने लग गए थे। माता रमाई की भी तबीयत थोड़ी ठीक रहने लग गई थी। ऐसे में हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। ये बच्चा बीमार होने के बाद बाबा साहब कहते कि कोई गवर्नेंस उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर उसको चेक करने को तैयार नहीं। डबल निमोनिया होने के बावजूद वो बच्चा घर में तप रहा था, बुखार से लड़ रहा था। पैसे होने के बावजूद उस बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा। बाबासाहेबांची किती मुलं मेली? 4? बरोबर बोलतोय मी? मेली हा शब्द चुकीचा आहे। ती मेली नाही, त्यांची हत्या झाली। 4 मुलांची हत्या झाली। सांगा, एखाद्या डॉक्टराने एखादी पॅरासिटामॉल जर त्या मुलाला दिली असती, तो मुलगा वाचला नसता का? एवढं असूनही एका डॉक्टराने, एका नर्सने, एका गव्हर्नर्सने कधी त्या मुलांना हातही लावला नाही, कधी हातही लावला नाही। म्हणून मी नेहमी हे मानतो की ही मुलं नॅचरली नाही मेलेत, नॅचरल डेथ नाही आहे, यांची हत्या आहे। आणि कुणी केली हत्या? त्या काळातल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने ही बाबासाहेबांच्या 4 मुलांची हत्या या ब्राह्मणी व्यवस्थेने केली। हाही मुलगा राजरत्न आजारी असताना कुणी साधं त्याला हात लावला नाही। घरामध्ये तापाने फणफणत पडला होता, पण एकाही डॉक्टराने त्याला हात लावला नाही। किती दिवस बसून राहावं त्या मुलाकडे, म्हणून बाबासाहेब शेवटी त्यांच्या हायकोर्टाच्या कामाला जायला सुरुवात केली। ऐसी एक दिन बाबा साहब जब हाईकोर्ट में गए, माता रमाई ने देखा कि बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब अंबेडकर जी के एक वॉलंटियर, एक कार्यकर्ता को कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उन्हें तुरंत घर लेकर आए। ये कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर जी को संदेशा देने के लिए हाईकोर्ट में पहुंचा और बाबा साहब को कहा कि माता रमाई ने तुरंत घर बुलाया है। बाबा साहब को पता चल चुका था कि मैं तपता हुआ बच्चा घर पे अकेले छोड़ के आया हूं, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। बाबा साहब अपना सारा काम छोड़ के बाबा साहब ने तांगा किया और बाबा साहब जिस चाली में रहा करते थे उस चाली के सामने आकर ये तांगा रुका। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने उस 10 बाय 10 के कमरे में गए, उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर उसको प्यार करने लग गए, सहलाने लग गए। सहलाते सहलाते बाबा साहब को पता चल गया कि बच्चा तो कब का मर गया है, बच्चा तो कब का मर चुका है। उस समय बाबा साहब फूट फूट कर रहे, छोटे बच्चे जैसे। ये सारा चांगदेव खैरमोड़ेंच्या खंड 2 मध्ये लिहिलेलं। बाबा साहब जमीन पर लेटकर सर पटक पटक कर रो रहे थे। सभी कार्यकर्ता बाबा साहब को शांत करने में लगे हुए थे कि बाबा साहब अब ये क्या कर रहे हैं। बाबा साहब का बचपन का दोस्त मालू आगे आया और मालू ने बाबा साहब से कहा कि साहेबा, तूच असं केलंस तर सगळ्यांनी कुणाकडे बघावं। मालू ने बाबा साहब को शांत किया और मालू ने कहा कि वाह, रीति रिवाजाप्रमाणे पिता के पैसे से बच्चे के शरीर पर कपड़े लाए जाते हैं। लास्ट कपड़ा पिता के पैसे से लाए जाते हैं, वो पैसे। जब बाबा साहब ने देखा कि उनके पास अभी कोई पैसे नहीं है, बाबा साहब को अपनी परिस्थिति पर पछतावा हुआ और फिर बाबा साहब जो शांत हुए थे फिर से फूट फूट कर रोने लगे। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई ने देखा एक बाबा साहब रो रहे हैं, इसकी वजह कुछ और है। माता रमाई ने ये पता, उनको लग गया कि बाबा साहब के जेब में बच्चे के शरीर पर डालने के लिए, कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं।
माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस बच्चे को कफन के तौर पर आखिरी कपड़ा उस बच्चे को पहनाया और इस बच्चे को अंतविधि, ये दोनों पति पत्नी माता रमाई बाबा साहब इस बच्चे का अंतविधि करके आए। ये बात जब मैंने पढ़ी तब मुझे मेरे नाम का इतिहास पता चला। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। जब मुझे अपने नाम का इतिहास पता चला, जिस नौकरी के 3 कॉल लेटर्स मुझे आ रहे थे कि प्लीज ज्वाइन, मैंने कहा अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जिस राजरत्न की बलि इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने चढ़ाई, उसी राजरत्न के याद पर मेरे पिता ने मेरा नाम राजरत्न रखा है। और जिस राजरत्न से बाबा साहब ये अपेक्षा करते थे कि बड़ा होने के बाद तुझे मेरा काम पूरा करना है, मेरे विचार पूरे करने हैं, मेरा अधूरा रहा हुआ काम तुझे पूरा करना है, ये आशा और विश्वास जो बाबा साहब उस राजरत्न में दिखाते थे, वो विश्वास, वो आशा मैं अपने जीवन में पूरी करूंगा। ये विश्वास लेकर मैं इस मूवमेंट में उतरा। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नौकरी, इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत कोसा। हमारे साथ तूने पढ़ाई की, हमारे से अच्छे मार्क्स तुझे मिले, हमारे से अच्छी नौकरी मिली है, और अब कहां ये गली गली में घूम रहा है, कहां निकल जा रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं अभी यही काम करने वाला। तूने कहा कि अगर यही काम करना था तो पढ़ाई क्यों की, इतने अच्छे मार्क्स क्यों लाए, और अगर यही काम करना है तो तेरी पढ़ाई तो बेस्ट है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अगर मैं कोई नौकरी एक्सेप्ट कर लेता हूं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुझे उस कंपनी में बैठकर, और उस समय मेरी पहली जॉब बैंक की थी, उस बैंक को खड़ा करने का काम, उस बैंक का व्यवस्थापन करने का काम, उस बैंक को मैनेज करने का काम मेरा होता। मैंने कहा मैं अपनी अगर नौकरी करता तो उस बैंक की मैनेजमेंट करता, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाई को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। मैं मेरी पढ़ाई का इस्तेमाल मेरे समाज के मैनेजमेंट के लिए करूंगा, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए करूंगा, उसे खड़ा करने के लिए करूंगा। और आज जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी का आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी का ट्रॉफी आपने दी है, उस प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे बैंकिंग सिस्टम का निर्माण हुआ। आज इस देश में बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम किसकी देन है? बाबा साहब की देन। बताइए पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? जिस बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग के विचार बाबा साहब ने दिए हैं, उन विचारों में हमारी बैंक कितनी है? बताइए, 100 साल मना रहे हैं हम लोग। 100 साल में अगर एवरी 10 इयर्स में एक बैंक अगर हम निर्माण करते तो 10 बैंक हमारी होती। कितनी है? 0। जिस बैंकिंग को बाबा साहब ने दिया है इंडिया में, सारस्वत बैंक का नाम सुना? आपके यहां पर भी होगी। विकिपीडिया खोलो कभी उसका, सारस्वत बैंक डालो गूगल पे, उसका विकिपीडिया खुलेगा। 58 कंट्रीज में ये बैंक ऑपरेट करती है। 58 9 करेंसीज में डील करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ा टर्नओवर एसबीआई का है, सॉरी सारस्वत बैंक का है। सारस्वत कोण असतात? मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बौद्ध कोण असतात? बाबा साहब के बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग थॉट को, बैंकिंग बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर ब्राह्मण काम करता है, ते काम करता है।
कॅथलिक बँक, पारसिक बँक, सबकी आहे. पारसियांची बँक आहे, कॅथलिकांची बँक आहे, मुसलमानांची बँक आहे, सिखांची बँक आहे. कुणाची नाहीये? ज्यांनी दिली त्यांची नाहीये. कोई भी बाप यही सोचेगा कि मेरा किया हुआ, मेरी मेहनत मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए कि नहीं? 3-3 वर्ष लावलीत बाबासाहेबांनी त्यांचा प्रॉब्लेम ऑफ रुपी पूर्ण करण्यासाठी. 18 तास लावलेत, पण तो थिसिस आम्ही उघडून पण वाचत नाही. सगळ्या रिलीजनच्या लोकांनी त्याच्यावर काम केलंय. सभी लोग उस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे. आमची मागणी काय? पुतळा पाहिजे, रस्ते मिळालं बदल, बाकी काही नको. आम्हाला बँक नको, आम्हाला शाळा नको. 1946 मध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून सिद्धार्थ कॉलेज उभं केलं, आनंद भवन उभं केलं, बुद्ध भवन उभं केलं, मिलिंद कॉलेज उभी केली, अनेक जमिनी घेऊन ठेवल्या. याच्यात भर टाकली का आपण? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो अपेक्षा बाबा साहब ने उस समय महार बटालियन शुरू होने के बाद की थी कि उन पैसों का, उस एजुकेशन का इस्तेमाल हम अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों अंग्रेजों को महार बटालियन बंद करने तक हम क्यों बैठे रहे? ये बात मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूं कि आज वही काम संविधान हमारे लिए कर रहा है. तो क्या हम संविधान खत्म होने तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमें अपने एजुकेशन का इस्तेमाल, हमें अपने नौकरियों का इस्तेमाल, हमें अपने सैलरी का इस्तेमाल अपनी खुद की सिस्टम्स खड़ी करने पे लगाना होगा. और यही काम मैं कर रहा हूं. मैं एक्सपर्ट हूं बैंकिंग सेक्टर में, इकोनॉमिकल थॉट्स में. और इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इस साल जब हम 100 एनिवर्सरी मना रहे प्रॉब्लम ऑफ रुपी की, मैंने कोई प्रोग्राम नाही रखा. आमच्या लोकांनी प्रोग्राम काय ठेवले माहित आहे? एका खुर्चीवर प्रॉब्लेम ऑफ रुपी नावाचा ग्रंथ ठेवला आणि त्याला हार चढवतात. संविधान दिनानिमित्त पण तुम्ही बघाल, खुर्चीवर संविधान ठेवतात आणि मग त्याला हार चढवतात, त्याला फुलं वाहतात, है ना? अरे वो हार चढ़ाने के लिए नहीं है, वो खोल के पढ़ने के लिए है. उसे खोलो, पढ़ो. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा लाल कपड्यामध्ये बांधून त्याच्यावर फुलं ठेवण्यासाठी नाही लिहिला बाबासाहेबांनी. तो उघडा आणि वाचा आणि त्याच्यावर अंमल करा, त्यासाठी लिहिलाय बाबासाहेबांनी. कभी देखी गोलवलकर की जयंती? देखिए, पूरा देश गोलवलकर के हाथ में है आज. हेगड़ेवार आपके नजदीक ही है, नागपुर में. तिलक, आगरकर, सावरकर, कभी इनकी जयंती का डीजे देखा हम लोगों ने? एक साल भी इन्होंने जयंती नहीं मनाई, पूरा देश हाथ में ले लिया. हम हर साल जयंती मना रहे हैं, साधी सरपंच ग्राम पंचायत हमारे हाथ में नहीं. अभी मैं यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस हेडक्वार्टर में गया था, और अभी ये जून जुलाई में मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में था. वहां से मुझे एक देश का प्रधानमंत्री बनाकर मेरा डिमोशन करा हुआ. और जब मैं बाहर जाता हूं, भारत के बाहर जाता हूं, और देश के लोग जब मुझे मिलने आते हैं, उनको पता नहीं होता मैं कौन हूं, क्या हूं. जब देखते हैं गले में आई कार्ड इंडिया लिखा हुआ है, तो आते हैं हमसे जान पहचान कराने के लिए, पूछते हैं विच कंट्री. देखो बाबा साहब हमारे लिए कितना बड़ा काम करके गए कि बाहर जाने के बाद भी हमको अपनी पहचान बतानी नहीं पड़ती. वो लोग मुझे पूछते कि विच कंट्री, कौन से देश से आए हो. और जब मैं कहता हूं कि मैं इंडिया से हूं, भारत से हूं, क्या कहते पता है वो लोग? ओह, अंबेडकर इंडिया. आज भी विश्व में भारत की पहचान, इंडिया की पहचान मोदी का या गांधी के भारत से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत से होती है. और इसलिए मैं किसी एमपी, एमएलए, नगर सेवक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं. मेरा जन्म होते ही
जो नाम मेरे नाम के पीछे खड़ा है, अंबेडकर नाम, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना ऊंचा है। और इसलिए मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया हुआ है कि मुझे अपने समाज का मैनेजमेंट करना है, उनके ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है। और इस देश में जिस सम्राट अशोका ने हम लोगों को अपनी खुद की इकोनॉमी तैयार करके दी थी, उस सम्राट अशोका का भारत इस देश में खड़ा करना है। हमारी खुद की नालंदा इस देश में फिर से खड़ी करनी है, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। आज मेरे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, मेरे बिल्डिंग से नजदीक ही है, मैं अपने विंडो से देखता रहता हूं इनके कार्यक्रम। दहीहांडी के लिए बुला रहे हैं, नवरात्रि के लिए बुला रहे हैं, दिवाली के लिए बुला रहे हैं, कपड़े पहन के अच्छे वाले राधा बन के बुला रहे हैं, गोपिका बना के बुला रहे हैं। मेरी बच्ची मैं अपने आंखों के सामने मेरी बच्ची का हिंदूकरण होते हुए देख रहा हूं। कभी देखी बाबा साहब की जयंती स्कूलों में? चलो वो तो छुट्टियों में आती। कभी देखी बुद्ध जयंती? कभी बुलाया किसी बच्चे को सिद्धार्थ बना के लेके आओ, बुद्ध बना के लेके आओ? कभी नहीं। हमारे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं और वो स्कूलें हमारे बच्चों को उनका मूवमेंट चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन 70 सालों में हमने अपनी स्कूल नहीं बनाए, हमने अपने कॉलेजेस नहीं बनाए, हमने अपने यूनिवर्सिटीज नहीं बनाए। और इसलिए ये पहले 5 साल इकोनॉमी के ऊपर काम करने के बाद, उसके बाद हम आने वाले 5 साल एजुकेशन पे काम करेंगे और ऐसी यूनिवर्सिटी इस देश में खड़ी करेंगे कि हमारा बच्चा स्कूल में जाने के बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा करने के लिए नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि करके अपने स्कूल की पढ़ाई का शुरुआत करेगा। फिर से एक बार इस देश में नालंदा और तक्षशिला इस देश में खड़ी होगी। ऐसी एजुकेशन सिस्टम इस देश में खड़ी करके हम लोग वो मूवमेंट खड़ी करने वाले। और इसलिए आज महार रेजिमेंट के इस स्थापना दिवस पर और वर्धापन दिन पर मैं आपसे यही अपेक्षा करना चाहता हूं जो बाबा साहब ने की थी कि अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल, अपनी नौकरी का इस्तेमाल अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए करो। अपनी व्यवस्था, अपने पैसों से अपनी इकोनॉमी खड़ी करो, अपने एजुकेशन से अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी करो, अपने मेडिकल नॉलेज से अपने अस्पताल खड़े करो, अपने मीडिया के नॉलेज से अपने चैनल्स खड़े करो। ये भी काम है हमारा, मीडिया भी। उसी के 300 करोड़ रुपए की फीस है। बताया आपको, सैटेलाइट पे तुम्हारा चैनल दिखाने के लिए 300 करोड़ रुपए की फी नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दी। 3 करोड़ से डायरेक्ट 300 करोड़। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 10 करोड़, बैंक बनाने के लिए ऑफिशियली एक स्टेट से 1 करोड़। ये सारी फीस। हमारे पास पैसे नहीं है ऐसा नहीं, हमारे पास पैसे है, सिर्फ उसका मैनेजमेंट नहीं। वो मैनेजमेंट मैं यहां पे कर रहा हूं। और इसलिए आज महार रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर मैं ही अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि हम हमारे इस पैसों का इस्तेमाल, हमारे एजुकेशन का इस्तेमाल बाबा साहब के इन सिस्टम्स को खड़ा करने के लिए करेंगे।